नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा इस अकेडमी पर। आज हम भारत में हुए एक ऐसे युद्ध की बात करेंगे, जिस युद्ध ने भारतीय समाज को या भारत के इतिहास को पूरी तरीके से बदल दिया। हम बात करेंगे पानीपत के पहले युद्ध की। हम बात करेंगे कि कैसे बाबर इस युद्ध को जीत गया। हम बात करेंगे कि कैसे इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हार गया और इस युद्ध का अंतिम परिणाम क्या हुआ। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखें भारत में हुए एक ऐसे युद्ध को जिसने भारतीय इतिहास को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। पानीपत का पहला युद्ध होता है और युद्ध हुआ कब? 21 अप्रैल 1526 को। यह डेट भी कई बार आपसे पूछी जाती है। पानीपत का युद्ध क्यों हुआ? हमने देखा था कि इब्राहिम लोदी का प्रशासन था और इब्राहिम लोदी का जो प्रशासन है वह उस समय काफी डिस्टर्ब था। और जो बाबर है वह बाबर काबुल में था और काबुल से वह भारत में हमले कर रहा था। 4 हमले इससे पहले कर चुका था। तो जो इब्राहिम लोदी का प्रशासन है वह प्रशासन डिस्टर्ब है और इब्राहिम लोदी के प्रशासन के लोग ही यहाँ तक इसका अपना जो चाचा है वह जाता है बाबर के पास, बाबर से मिलता है और कहता है कि बाबर दिल्ली पर हमला करे। और दिल्ली क्योंकि संपत्ति का केंद्र है और बाबर छोटे छोटे हमले करके क्या कर रहा है, संपत्ति को लूट रहा है। तो अगर बाबर बड़ा हमला करे कहां पर, दिल्ली पर, तो बाबर को बहुत सारा धन मिल सकता है। बाबर को भी यह अवसर मिला और बाबर ने भारत पर हमला किया। इस हमले के बाद जो पहला युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम है पानीपत का पहला युद्ध। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया। इस युद्ध से जुड़ी कुछ प्रमुख चीजें हैं जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहली चीज यह पूछी जाती है कि तोपों का प्रयोग भारत में किस युद्ध में सबसे पहले हुआ। इससे पहले हालांकि हमने देखा था कि जो भेरा का किला है वहां पर जब बाबर ने आक्रमण किया था तो सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था। लेकिन पानीपत के युद्ध में यानी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ पहली बार तोपों का प्रयोग कब हुआ? पानीपत के युद्ध में। तो एक तथ्य यह हो गया। दूसरा, यहां पर अरबा पद्धति का इस्तेमाल किया गया, यानी घोड़ों को, रथों को, तोपों को कुछ इस पद्धति से अरेंज किया गया कि वह ज्यादा प्रभावशाली हो। इसकी चर्चा भी हमने की है। हमने बात की थी तुलगुमा युद्ध पद्धति की। तो अरबा पद्धति का प्रयोग किया गया, दूसरी प्रमुख चीज। तीसरी चीज, जो तुलगुमा युद्ध पद्धति है इसका प्रयोग किया गया। फिर ध्वनि आक्रमण, यानी तोपों की तेज आवाज के माध्यम से आक्रमण, क्योंकि भारत में उस समय जो सेना है उसमें प्रमुख रोल किसका था? हाथियों का। हाथियों की एक बड़ी सेना होती थी और इसमें सबसे प्रमुख यह होता था कि जो आपका राजा होता था ज्यादातर वह हाथियों पर ही होता था। तो तोपे चलाकर ज्यादा आवाज करके हाथियों को डिस्टर्ब कर देना, जिससे हाथी अपनी ही सेना को रौंदने लगे, यह व्यवस्था भी हमको मिलती है। इसके साथ साथ यह वह युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया, यानी मध्यकाल का प्रथम ऐसा शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया हो। वह व्यक्ति कौन है? इब्राहिम लोदी। इसके साथ साथ एक नाम आपको और मिलेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि अब इब्राहिम लोदी को ना पूछा जाए, बहुत बार पूछ चुका है। अब आपसे पूछे कि जो ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत है यह किस युद्ध में मारे गए, तो शायद आपको याद ना हो कि यह आपके पानीपत के पहले युद्ध में मारे गए थे। इब्राहिम लोदी की तरफ से यह लड़ रहे थे और मुगल सेना ने इनको मारा था। तो यह भी प्रमुख तथ्य है। इसके बाद क्या हुआ? 27 अप्रैल को जो आपका बाबर है वह बाबर बन जाता है बादशाह। और हमने यह भी देखा था कि यह पद पहले क्या था? बादशाह। बादशाह से बना बादशाह, तो बादशाह भारत में बाबर बन जाता है। इसके साथ साथ बाबर को भारत में इतना धन मिलता है कि वह काबुल के हर एक व्यक्ति को चांदी का एक एक सिक्का भिजवाता है। तो यह भी पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने चांदी का एक एक सिक्का काबुल भिजवाया था अपने लोगों के लिए, तो वह युद्ध है पानीपत का पहला युद्ध। और जो इसने यह सिक्का भिजवाया था इसी कारण इसको कहते हैं कलंदर। तो कलंदर किसे कहते हैं यह भी आप ध्यान रखेंगे, बाबर को। तो सबसे पहले क्या हुआ? तोपों का प्रयोग। दूसरा अरबा पद्धति। तीसरा तुलगमा नीति। चौथा ध्वनि आक्रमण। पांचवा इब्राहिम लोदी मारा गया। उसके साथ साथ ग्वालियर का नरेश विक्रमाजीत। इब्राहिम लोदी के मारे जाने के बाद जो आपका बाबर है वह भारत का बादशाह बनता है और चांदी का एक एक सिक्का भिजवाया था कहां? काबुल में। किसने? बाबर ने। यह सारे प्रमुख तथ्य हैं जो पानीपत के युद्ध से जुड़े हैं। इस युद्ध में दो प्रमुख व्यक्ति हैं, एक आपका है यस्ताद अली, एक आपका है मुस्तफा अली। दरअसल बाबर ने यह युद्ध क्यों जीता? क्योंकि इसकी जो तोपें हैं वह तोपें बहुत प्रभावशाली थी और जो पूरी इब्राहिम की सेना है उस पूरी इब्राहिम की सेना को इसने डिस्टर्ब कर दिया। इस तोपों में सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है?
यस्ताद अली और मुस्तफा अली, यही दोनों तोपें चलाते थे। यानी जो तोपों का डिपार्टमेंट है वह पूरा इन्हीं के कंट्रोल में था और इन्हीं ने इस तरह से तोपों को चलाया कि जो आपका बाबर है वह युद्ध को जीत गया और इब्राहिम लोदी की सेना पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई। तो यह दोनों नाम आपको ध्यान रखने होंगे, यस्ताद अली और मुस्तफा अली। इन्होंने तोपों को कैसे लगाया? अरबा पद्धति से। इसकी चर्चा हमने की है। तोपों को जो लकड़ी के रथ हैं उनके पीछे इस तरह से लगाया गया कि वह स्थिर रह सके और सुरक्षित रूप से हमला कर सके। पहला तथ्य यह। दूसरा, जो ध्वनि का प्रयोग है उसके साथ साथ जो धुएं का प्रयोग है उससे हाथियों को जो आतंकित करने की व्यवस्था है, यानी धुआं और ध्वनि आवाज का प्रयोग करके और बहुत सारा धुआं करके हाथियों को डिस्टर्ब कर देना, यह भी इनकी योग्यता थी। और इस वजह से जो इब्राहिम लोदी की सेना है और स्पेशली उसमें जो हाथी है वह डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके साथ साथ इसने प्रयोग किया जंबूरक का। और जंबूरक क्या है? ऊंटों पर तोपें रखी जाती थी, यानी छोटी छोटी तोपें बनाई जाती थी। वह छोटी छोटी तोपें ऊंटों पर रखी जाती थी और यह ऊंट चलती फिरती तोपों का काम करते थे। यानी जो आपके ऊंट हैं वह ऊंट बहुत प्रभावशाली थे, उन पर छोटी छोटी तोपें रख दी जाती थी। ऊंट एक जगह से हमला करता था फिर चला जाता था दूसरी तरह, यानी चलती फिरती तोपें यह भी डेवलप हो चुकी थी। कहां? पानीपत के युद्ध में, या फिर पानीपत के युद्ध में चलती फिरती तोपों का भी प्रयोग किया गया। और इनमें किसका योगदान है? यस्ताद अली और मुस्तफा अली। इसके साथ साथ यह बात करते हैं एक डिसिप्लिन और डेडिकेटेड टारगेट की, यानी इन्होंने एक ऑर्डर अरेंज किया जिससे सेना को कम से कम नुकसान हो। पहले तोपें, फिर बंदूकें, उसके बाद घुड़सवारी सेना और उसके अलावा जो घुड़सवार सेना किनारे से हमले करेगी। लेकिन सबसे पहले हमले कौन करेगा? तोपें। तोपें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। जब यह नुकसान हो जाएगा फिर बंदूकों से हमला होगा। जब बंदूकों का हमला होगा और जो विपक्ष की सेना है वह डिस्टर्ब हो जाएगी, उस पर बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, तो अंततः हमला करेगी घुड़सवार सेना। तो एक अरेंजमेंट था युद्ध को लड़ने का और इसने भी खूब मदद की बाबर को जीतने में। अब आपने एक पीछे तथ्य देखा था कि जो ग्वालियर का नरेश है विक्रमाजीत, यह इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ता है। तो प्रश्न यह कि यह इब्राहिम लोदी की तरफ से क्यों लड़ा? इसकी यह राजनीतिक मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि यह दिल्ली सल्तनत के अधीन था और दिल्ली सल्तनत के अधीन यह एक सामंत था। जब बाबर ने हमला किया तो इसको यह लगने लगा था कि अगर बाबर जीत जाता है तो जो ग्वालियर का क्षेत्र है उस ग्वालियर के क्षेत्र पर बाबर का ही अधिकार हो जाएगा, यानी जो इसका अपना शासन है वह शासन समाप्त हो जाएगा ग्वालियर से। उसके साथ साथ क्योंकि यह राजनीतिक रूप से कनेक्टेड था, इसकी संधि थी कहां से? इब्राहिम लोदी से। तो इसकी मजबूरी भी थी कि यह लड़े इब्राहिम लोदी की तरफ से। और यह कनेक्टेड कहां से था यह भी पूछा जाता है। तो यह तोमर वंश का प्रशासक था, यानी तोमरों का प्रशासक जिसका ग्वालियर में शासन है और ग्वालियर इस समय अधीन है लोदी साम्राज्य के। बाबर हमला करता है इसलिए इसको लड़ना पड़ता है और यह कोशिश करता है कि किसी तरीके से जो आपका इब्राहिम लोदी है वह जीत जाए, क्योंकि इसे डर था कि अगर इब्राहिम लोदी नहीं जीतता है, बाबर जीत जाता है, तो इसका अपना जो स्वतंत्र क्षेत्र है वह चला जाएगा। इसीलिए यह संघर्ष करता है और इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ता है। किसके खिलाफ? बाबर के खिलाफ। लेकिन अंततः यह युद्ध में हार जाता है और मारा जाता है। अब हम कुछ और कारण देख लेते हैं जिसकी वजह से यह आपका इब्राहिम लोदी युद्ध हारा था। एक तो कारण हमने यह देख लिया कि जो मुगलों की सेना है वह सेना बहुत अरेंज्ड थी, बहुत डिसिप्लिन थी और एक ऑर्डर में वह लोग अटैक करते थे। यानी कुछ इस तरह की पूरी व्यवस्था बनी हुई थी मुगल सेना में जिसने बहुत प्रभावशाली तरीके से हमले किए और उन हमलों के कारण इब्राहिम लोदी हार गया। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आंतरिक कारण भी है जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी हारा था। उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला, सैन्य नेतृत्व की कमी और रणनीति की कमी। हमने इब्राहिम लोदी के साथ देखा कि इसने केंद्रीयकरण की व्यवस्था अपनाई थी और इस केंद्रीयकरण की व्यवस्था में इसने क्या किया था, बहुत सारे जो पुराने सरदार थे उन सरदारों को इसने हटा दिया था, नए नए सरदारों की नियुक्ति की थी। और जब नए नए सरदारों की नियुक्ति की तो जो पुराने सरदार हैं वह एक तो विद्रोह में आ गए, दूसरा जो नए सरदार हैं वह राजनीतिक रूप से या हम कहें रणनीतिक रूप से काफी अयोग्य हैं। उनमें उतनी क्षमता नहीं है जितनी पुराने सरदारों में थी, यानी कम क्षमतावान सरदारों की यह नियुक्ति करता है। और इसका प्रभाव यह होता है कि जब युद्ध हुआ तो इसकी रणनीति काफी कमजोर दिखी, यानी इसका जो नेतृत्व है सेना का वह काफी कमजोर दिखा और अंततः यह युद्ध हार गया। इसमें जो आपके इतिहासकार हैं सिराजुद्दीन अहमद, वह बताते हैं कि इसकी जो युद्ध की रणनीति है और इसका जो नेतृत्व है वह बहुत कमजोर था। इसकी बुनियादी
सेना ही मजबूत नहीं थी और जब बाबर ने अपनी तोपों से अपने घुड़सवार तीरंदाजों के साथ हमला किया तो यह हमले यह नहीं झेल पाया और अंततः युद्ध को हार गया। आंतरिक विद्रोह, आंतरिक असंतोष, सरदार इसके खिलाफ, यह सब कुछ पहले से चल रहा था और इसका तर्क देते हैं आरसी मजूमदार। वह कहते हैं कि इसकी अपनी आंतरिक व्यवस्थाएं इतनी खराब थी और इसके साथ साथ इसके अपने परिवार के लोग जैसे दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, यह तो खुद जाते हैं बाबर के पास कि बाबर आए और हमला करे। यानी इसकी जो स्थिति है वह स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इसके अपने परिवार के लोग जा रहे हैं बाहर से मदद मांगने कि कोई आकर इस पर हमला कर दे। यानी असंतोष इस लेवल का है। और सबसे महत्वपूर्ण, बाबर की अपनी तकनीकी, उसके तोपखाने। इसका विवरण देते हैं इरफान हबीब। यह कहते हैं कि चाहे जो होता, बाबर की तोपें इतनी प्रभावशाली थी कि इब्राहिम लोदी उनसे नहीं जीत पाता। इसके साथ साथ जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें बहुत असमंजस की व्यवस्था है। कौन किसके साथ लड़ेगा, कौन किसकी तरफ से नहीं लड़ेगा, लड़ने के बाद जब जीता जाएगा युद्ध को तो क्या होगा। क्योंकि अफगानों की जो व्यवस्था थी उसमें यह था कि युद्ध को जीता जाता और क्षेत्रों को आपस में बांटकर वहां प्रशासन चलाया जाता। लेकिन जो आपका इब्राहिम लोदी है, इसने क्या किया, केंद्रीकरण की व्यवस्था अपना ली। तो युद्ध के बाद क्या होगा और उसके साथ साथ युद्ध में क्या होगा, क्योंकि युद्ध के समय सेना को लीड कौन करेगा, कौन किसकी बात सुनेगा, वास्तव में राजा है कौन, यह सारे कंफ्यूजन पैदा हो गए इब्राहिम लोदी की सेना में और यह कंफ्यूजन अंततः उसके हार का कारण बन जाते हैं। एक विवरण हमको और मिलता है कि बाबर भारत में आया था हमला करने का उसका जो सबसे मेन लक्ष्य था वह यह था कि भारत से वह धन संपत्ति लूट सके। इसीलिए इसको दौलत खान लोदी ने बुलाया था। तो भारत से इसको कितनी धन संपत्ति मिली और जब इसको धन संपत्ति मिली तो यह भारत से बाहर क्यों नहीं गया, इसका विवरण सबसे पहले बाबर अपनी ही पुस्तक में देता है बाबरनामा में। वह लिखता है कि काबुल की गरीबी अब हमारे लिए फिर नहीं। यानी काबुल में इसने इतनी गरीबी देखी थी कि जब यह भारत में आया, इसको भारत की धन संपत्ति दिखी तो इसने कहा कि अब काबुल नहीं वापस जाना है, क्योंकि काबुल में बहुत गरीबी है और अब उस गरीबी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम उस गरीबी में वापस नहीं जाएंगे। तो यह क्या करता है, दिल्ली में ही बस जाता है। इब्राहिम लोदी का एक बहुत बड़ा खजाना इसको मिलता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर अधिकार तो इब्राहिम लोदी का ही था और दिल्ली सल्तनत अपने आप में बहुत शक्तिशाली थी। भले ही उसके खिलाफ विद्रोह हो रहे थे, उसके अपने लोग उससे खुश नहीं थे, लेकिन खजाना तो उसके पास था ही। और इस खजाने का विवरण यह मिलता है कि कम से कम 40 लाख से अधिक ज्यादा इसको मुद्राएं मिली, इसको बाबर को। और इसी में से यह बहुत सारी मुद्राएं, हमने चर्चा की है कि यह बहुत सारी मुद्राएं भेजता है या कम से कम एक एक चांदी के सिक्के भेजता है काबुल में अपनी प्रजा के लोगों के लिए। तो इसको बहुत बड़ा खजाना मिलता है। दिल्ली का, आगरा का, इन सब का इसको राजकोष भी मिलता है। यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है या फिर जो टैक्स कलेक्शन का अधिकार है वह अधिकार भी मिलता है किसे, बाबर को। बहुत सारे हाथी, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे हथियार, यह सब भी बाबर को मिलते हैं और यह मदद करेंगे इसकी आगे युद्धों में। इसको बहुत सारी भू संपत्ति, टैक्स का बहुत सारा कलेक्शन, यह सब कुछ मिल जाता है। यानी बाबर को भारत में इतना कुछ मिलता है कि वह बोलता है कि अब काबुल वापस नहीं जाना है और भारत में ही रहकर यहीं पर अपना प्रशासन चलाना है। तो इस तरह पानीपत के पहले युद्ध के बाद बाबर भारत में स्थापित हो जाता है। दिल्ली सल्तनत पर या उस समय जो लोदी सल्तनत है उस पर मुगल साम्राज्य का अधिकार हो जाता है। दिल्ली और आगरा जहां पर प्रशासन था इब्राहिम लोदी का या जो इब्राहिम लोदी के कंट्रोल में था, अब वह आ जाता है मुगल साम्राज्य के कंट्रोल में। और भारत में इस तरह पानीपत के पहले युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अब भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और भारत की जो पूरी रणनीति है वह रणनीति बदलेगी और भारत का इतिहास भी पूरी तरीके से बदलने लगेगा। आने वाले वीडियोस में इसकी चर्चा हम और डिटेल से करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।